नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना की प्रक्रिया जारी है और कुछ ही देर में देश के नए उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो जाएगा। देश के दूसरे शीर्ष संवैधानिक पद के लिए पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ और राजस्थान समेत कई प्रदेशों की राज्यपाल रह चुकी मार्गरेट अल्वा आमने सामने हैं। जगदीप धनखड़ बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की तरफ से और मार्गरेट अल्वा विपक्षी दलों की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। और इससे पहले उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो आज मतदान हुआ। आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले गए और अब हम सबको नतीजों का इंतजार है। और संसद टीवी आज सुबह से लगातार विशेष कवरेज के जरिए उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हर तस्वीर आपको दिखा रहा है। तो इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव के क्या हैं सामाजिक और राजनीतिक संदेश, क्या दिख रही है आगे की राह, जो जिम्मेदारी है खासतौर से हम राज्यसभा के सभापति के तौर पर अगर बात करें वो किस तरह की दिख रही है, और जाहिर तौर पर तमाम और जो पहलू हैं इस चुनाव से जुड़े हुए उन पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। 3 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन गौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, साथ ही प्रताप राव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रोशन गौर जी, अब शुरुआत आपसे कर रही हूँ। अब नतीजों का इंतजार है, लेकिन जाहिर तौर पर हमको पता है कि नतीजे किस दिशा में जाएंगे और इसके औपचारिक ऐलान का हम इंतजार कर रहे हैं। इस बार का जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुए है वो अपने आप क्या संदेश लेकर आए? देखिए, सामान्य तौर पर जो सत्ता पक्ष होता है उसके पक्ष में अंकगणित होता है और उसी अंकगणित के हिसाब से हम इस बार देखें तो लगभग 67% जो वोट है वो जो एनडीए कैंडिडेट हैं उनके तरफ ज़्यादा दिख रहा है। तो अभी हम आधे घंटे बाद हमारे पास जो एग्जैक्ट नंबर है वो आ जाएंगे। लेकिन जो आपने बात की कि इस बार क्या खास रहा, तो इस बार जो हमें देखने को मिला कि जैसे नंबर ज़्यादा थे तो ऐसा लग रहा था कि सत्ता पक्ष के पास ज़्यादा नंबर हैं, तो सत्ता पक्ष ने अगर थोड़ी बहुत कोशिश भी की लेकिन विपक्ष ने इस बार कोशिश ज़्यादा नहीं की। और आपने ये भी देखा होगा कि इसके कारण विपक्ष में जो एकता की कोशिश थी वो कहीं शिथिल पड़ी है। और मार्गरेट अल्वा अपने आप वो अपना चुनाव प्रचार कर रही थी, उनकी तरफ से जो कांग्रेस का एक उनके पीछे बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए था वो दिखाई नहीं दिया। और आपने देखा कि जो उपराष्ट्रपति पद के लिए जिन्होंने कोशिश की थी तृणमूल कांग्रेस ने, वो इस पूरी लड़ाई में अपने आप को बैक कर गए और यहाँ तक कि उन्होंने चुनाव में भी हिस्सा नहीं लिया। तो ये हमें एक देखने को मिला कि जो अपोजिशन चुनाव लड़ता है, क्योंकि ये तो पता होता है अपोजिशन को कि हमें हारना है और सत्ता पक्ष को जीतना है, लेकिन वो एक लड़ाई लड़ता है क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन मजबूती से चुनाव लड़ा जाता है। वो हमने इसमें इस बार एक कमी देखी कि अपोजिशन ने मिल के चुनाव नहीं लड़ा, एक मजबूती से चुनाव नहीं लड़ा। हो सकता था कि जो जीत का अंतर है वो थोड़ा सा कम होता या एक संदेश जाता कि विपक्ष एकजुट है, वो हमें इसमें कमी दिखी। ठीक है अवधेश जी, सामाजिक संदेश भी होते हैं कुछ इन चुनाव के। संवैधानिक पद होता है, दूसरा शीर्ष संवैधानिक पद है जो उपराष्ट्रपति का पद है। सामाजिक संदेश, एक संदेश देने की कोशिश संवैधानिक पद के जरिए दोनों ही तरफ से जाहिर तौर पर की जाएगी, उसके लिए एक रणनीति होगी। वो संदेश क्या दिया गया है? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में तो बहुत स्पष्ट दिख रहा था कि एक सामाजिक संदेश है कि आपने समाज के सबसे पिछड़े माने जाने वाले, जिनके बारे में दुनिया में भी एक अलग अलग किस्म का प्रचार रहा है, उस आदिवासी समुदाय से एक महिला को लाया है। इस रूप में अगर आप देखते हैं तो फिर तो इसको राजनीतिक रूप से इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। हालांकि उपराष्ट्रपति का पद वैसा नहीं है। कृषि आंदोलन से लेकर एक व्यापक क्षेत्र होता है जिसमें एक जाति का प्रभाव है, और उस जाति से अगर सत्तारूढ़ पार्टी उपराष्ट्रपति को के उम्मीदवार को लाती है तो एक बहुत बड़ा जवाब है बाकी पार्टियों के लिए उस क्षेत्र में। क्योंकि जिस जाति से जगदीप धनखड़ आते हैं वो जाति संख्या बल ही नहीं है, वो राजनीतिक रूप से भी बहुत प्रभावी है। सत्ता में उसकी लंबी हिस्सेदारी रही है और वेस्टर्न यूपी से लेके हरियाणा राजस्थान तक उसकी एक ताकत है। तो अगर कोई संदेश है इसमें, अगर उस रूप में राजनीतिक, तो एक बड़ा संदेश है। दूसरा जो मुझे लगता है इसका जो महत्वपूर्ण संदेश है वो ये है कि जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल में वहां के शासन के विरुद्ध राज्यपाल होते हुए भी जिस ढंग से खड़े और अड़े रहे,
उनका अपमान भी हुआ, एक नेता की तरह उनके विरोध भी हुए, उनके हमले भी हुए, बावजूद जो वहाँ सत्ता की ताकत से या प्रशासनिक किसी भी कारण से जो आम लोगों पर अत्याचार हुए, उत्पीड़न हुए, जो समस्या आया, वो पहले वहाँ गए। तो अब उनको क्या पार्टी हटा देगी? या वो जिस सिंबल के रूप में खड़े हुए हैं वहाँ पश्चिम बंगाल में, एक सिंबल के रूप में खड़े हुए हैं, उस सिंबल का कहीं आगे उपयोग करना है इस देश में। तो वो एक चिंतन मुझे लगता है इसके पीछे रही है कि राज्यपाल के रूप में या तो उनका कार्यकाल बढ़ाओ, या फिर अगर इतना एक्टिव आदमी है तो उनको कहीं लाके करो। अब ये देखना पड़ेगा कि उनका जो वहां का एक्टिविज्म रहा है, सक्रियतावाद रही है, जो राज्यपाल होते हुए भी ममता बनर्जी जिस ढंग से उन पर अटैक करती थी, चांसलर का पद उनके हाथ से छीन लिया जाए, संविधान में प्रस्ताव पारित कर रहा है, उस सब को जूझते हुए जो आदमी वहां रहा है उसको केंद्र में लाकर उपराष्ट्रपति के रूप में। लेकिन अभी आने वाले समय में दिखाई देगा कि अगर उपराष्ट्रपति के रूप में उनको लाया गया है तो उनकी भूमिका कैसे रहती है। क्योंकि जो इसका एक महत्वपूर्ण पहलू हमारे देश में 2002 से जो हुआ है कि जो भी उपराष्ट्रपति आता है उसके अगले 2 साल के अंदर लगभग लोकसभा चुनाव लगभग उसको सामने रहता है, 2 साल से कम समय में ही। तो उस समय राज्यसभा में काफी हंगामे का समय होता है, सभी पार्टियां अपना पॉलिटिकल कोर्स साधने की कोशिश करती है, तो वो संभालने की स्थिति होती है बाद में जो भी हो। इस समय का वातावरण जो हमारे देश में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक गर्मी जितनी बढ़ी हुई है, जो वायुमंडल है ईडी को लेकर के पूरे राजनीतिक पार्टियों में एक खलबली मची हुई है, उसमें संसद के अंदर उसकी प्रतिध्वनि होगी और उसमें ये कैसे संभालते हैं, क्या स्थिति होती है वो देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो इसमें अगर कोई एक संदेश है तो यही है कि एक सक्रियतावादी एक्टिव राज्यपाल को एक निहायत ही संपूर्ण रूप से विरोधी और प्रतिकूल परिस्थिति में काम करते हुए अपने मन को शांत रखते हुए जो आया है, उसको भविष्य में जो केंद्रीय स्तर पर जो राजनीतिक चुनौतियां उभरने वाली है वहां लाके उनको बैठाने की कोशिश की गई है। ठीक है प्रताप राव जी, कुछ ही समय बाद हमारे सामने नतीजे होंगे और हम जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद जिस तरह से क्रॉस वोटिंग की बात, ये टर्म यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि व्हिप नहीं होता है, लेकिन अपने दल की लाइन से अलग भी वोटिंग की कई सांसदों ने, उसके बाद अब जो अंतर है इस चुनाव में वो कितना अहम हो जाएगा? हाँ प्रीति जी, वो तो सामने आ जाएगा जब रिजल्ट आएगा, लेकिन निश्चित तौर पे एक जिस तरह का आज सुबह से पोलिंग हुई है या जिस तरह से अभी जो बताया कि चुनाव का कैंपेन जिस तरह से हुआ, चुनाव के कैंडिडेट का सिलेक्शन जिस तरह से हुआ, वो सारी बातें एक बात तो बताती है। देखिए 2014 के बाद से ही जब से कांग्रेस चुनाव हारी है, मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन देखने में एक एक करके आ रहा है कि कांग्रेस दिखाने के लिए चुनाव जरूर लड़ती है लेकिन मन से चुनाव नहीं लड़ती। वो यूपी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या 5 राज्यों के पिछले और राज्यों के चुनाव हुए हों, लगभग राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, अभी हमने देखा कि कांग्रेस केवल जो लड़ रही है इस समय केवल गांधी परिवार की लड़ाई लड़ रही है, ऐसा दिखाई देता है। चुनाव में वो केवल टोकन तौर पे व्यवस्था करती है। देखिए मार्गारेट टलवा को जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट चुना, वही साफ तौर पे जाहिर करता है कि उनकी मन की पसंद की नहीं थी, इसलिए कैंपेन में भी कहीं साथ नहीं आए, लेकिन बस उन्हें एक चुनाव लड़ना था क्योंकि उन्हें ये दिखाना था कि हम भी विरोध में खड़े हैं। मेरा एक दूसरा इस मामले में है कि आखिर में इस बार उपराष्ट्रपति का चुनाव बाकी समय के उपराष्ट्रपतियों के चुनाव से क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये एक हमारे सामने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और जैसे प्रधानमंत्री बार बार घोषणा कर रहे हैं कि अब अमृतकाल शुरू हो रहा है, यानी कि आने वाले 25 साल जो है अमृतकाल के होंगे और उसमें एक बड़े टारगेट सेट करने होंगे जहां हम भारत को एक विश्वगुरु या भारत को दुनिया का एक सिरमौर देश बनाने की एक कल्पना के साथ, एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी बात ये होती है कि उस समय संसद की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह के कानून बनाने होंगे, एक्ट बनाने होंगे, निर्णय करने होंगे, उन सब निर्णयों में सांसदों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, सदनों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, सदनों में निर्णय होने बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे समय में सदन चलने भी बहुत ज़रूरी है और सदन सही ढंग से चलने बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी सारी जो बातें हैं वो आने वाले समय में होने वाली हैं। और जगदीप धनखड़, क्योंकि मैं खुद राजस्थान से हूँ इसलिए बहुत पिछले 20 सालों से जानता हूँ उनको, जगदीप धनखड़ जी को ज़्यादातर लोग राज्यपाल बनने के बाद जानने लगे हैं, लेकिन इनके अगर क्योंकि जुडिशरी में एक्टिव रहे, काफ़ी फेमस वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के,
तो इनके कमिटमेंट के साथ इनके काम करने के अगर ढंग को देखें तो बहुत ही कमिटेड हैं, बहुत ही लर्नेड पर्सन है, बहुत ज़बरदस्त मेहनत करते हैं और मेहनत में कहीं पीछे नहीं छोड़ते हैं। दूसरी हमने देखा कि राज्यपाल के तौर पे उन्होंने पश्चिम बंगाल में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि यूपीए की गवर्नमेंट जो 10 साल चली, उस दौरान जो तमाम लीगल इश्यूज आए, बड़े मैटर्स आए, उसमें भी बीजेपी के साथ मिलकर, विपक्ष के साथ मिलकर जगदीप धनखड़ ने बैक डोर में बहुत बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं। कई बड़े केसेस में उनकी बड़ी भूमिका रही है, इसलिए बैक डोर में भी बड़ा काम करते रहे हैं जगदीप धनखड़। बहुत मेहनती हैं, खुद आगे बढ़कर, इस तरह की लालसा भी नहीं है कि मैं आगे बढ़कर अपना नाम करूं। तो ये सारी ऐसी खूबियां हैं जगदीप धनखड़ में, तो ऐसा लगता भी है। और उनकी सबसे बड़ी बात है कि दोस्ती बहुत है, हर पार्टी में दोस्ती है, व्यवहार बहुत ही व्यवहार कुशल होने के कारण हर व्यक्ति उनके साथ जुड़ जाता है। तो ऐसे में एक राज्यसभा का सभापति, हमारे उपराष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति बनने जा रहे हैं जो कि सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर सकते हैं, जो आने वाले 5 साल बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत सारे निर्णय इन सदनों में होने। तो मुझे लगता है प्रीति जी, ये जो चुनाव है, अगर इनका सिलेक्शन किया गया है तो जाति से कहीं ज़्यादा जो प्रभावी बात थी वो उनके इस जो एक्टिविज्म जो उन्होंने कहा, या जो उनका काम जो उन्होंने किया, व्यक्तित्व के और भी तमाम पहलू हैं बिल्कुल, जो मिलकर उन्हें कहीं ना कहीं खास बना रहे हैं। जी रोशन गौर जी, हम क्या माने, जब हम विपक्षी रणनीति की बात कर रहे हैं, क्या माने कि राष्ट्रपति चुनाव से कुछ सीख ली गई और एक ऐसे चेहरे को सामने करने की कोशिश की गई जो कहीं ना कहीं महिला हैं, साउथ इंडिया से उनका ताल्लुक़ है, माइनॉरिटी से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखती हैं, ये चीज़ें सामने लाने की कोशिश की गई, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का साथ ना आना, विपक्षी एकता में दरार का दिखना, इसे क्या माना जाए? ये एक चेहरे की कहीं ना कहीं कमी रही है, या फिर कुछ और रणनीति है, या संवाद है? क्या कमी क्या है? देखिए, जब मार्गरेट अलवा जी का चयन किया गया तो एक छोटा सा उसमें जो राजनीति थी कि वो साउथ से हैं और माइनॉरिटी से है, ये तो एक छोटा सा पोर्शन था। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी भी थी क्योंकि कांग्रेस ने जिन भी नेताओं से बात की थी, चाहे राष्ट्रपति पद के लिए हो चाहे उपराष्ट्रपति के लिए, उनको उनकी पसंद का कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। जिससे भी उन्होंने बात की, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। दूसरी बड़ी बात ये भी कि क्या ये पसंदीदा कैंडिडेट कांग्रेस की भी थी, क्योंकि जो उनके खिलाफ इतना मुखर रही एक समय पे जी गांधी परिवार के खिलाफ, तो क्या ये पसंद पहली उनकी भी थी या मजबूरी थी? क्या मैं मानूं कि संदेश क्लियर नहीं किया लोगों में? नहीं, असल में वही इसी मुद्दे पे मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जब वो जनरल सेक्रेटरी थी और कांग्रेस हेडक्वार्टर देखती थी तो उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन एक समय ऐसा है कि उनको नकार दिया गया उनके पुत्र के कारण, या जो भी कारण रहे हों, तो ये फिर साउथ में चली गई थी और ये किस्म से इनका राजनीतिक वनवास सा हो गया था। और उसके बाद अभी इनको अचानक उपराष्ट्रपति का जो कैंडिडेट बनाया गया तो फिर लाइमलाइट में आई। तो कांग्रेस की भी ये पसंद नहीं रही है, क्योंकि कांग्रेस में भी दो गुट हैं। एक जो पुराने नेता हैं जो सोनिया गांधी जी के साथ हैं, उनका एक गुट है, और जो राहुल गांधी जी के साथ हैं उनका एक गुट है। तो जो पुराना गुट है उन्होंने सोचा कि एक 80 वर्षीय एक महिला हैं, अच्छी महिला हैं, भद्र महिला हैं, तो उनको एक खड़ा कर दिया जाए। लेकिन उनके नाम पे जो बाकी विपक्ष था वो खड़ा नहीं हुआ। उनको लगा कि ये एक औपचारिकता पूरी हो रही है, तो उसी औपचारिकता से ही ये हुआ। और आपने देखा कि जो नॉन बीजेपी पार्टियां थी, नॉन बीजेपी पार्टियों को भी कांग्रेस एकजुट नहीं कर पाई। यहाँ तक कि तृणमूल कांग्रेस की जो हम बात कर रहे हैं उनको एकजुट नहीं कर पाई। और यहाँ पे जब उन्होंने जगदीप धनखड़ जी का समर्थन नहीं किया, लेकिन चुनाव में हिस्सा न लेके उन्होंने समर्थन कर दिया, क्योंकि उनके जो 39 सीटें थी, लोकसभा और राज्यसभा हम दोनों मिलाएं, तो वो 39 सीटें अगर अलवा जी के पक्ष में जाते तो शायद उनका नंबर ज़्यादा हो जाता। लेकिन उन्होंने चुनाव से अपने आप को दूर रखा। इसका मतलब उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पे धनखड़ जी का समर्थन किया है। तो ये भी देखना होगा कि जो कांग्रेस की रणनीति थी वो पूरी तरह से असफल रही है। केवल जो केसीआर हैं वो मुखर होकर उनके साथ आए हैं, बाकी नहीं आए। और केसीआर भी इसलिए आए हैं क्योंकि उनकी अभी आजकल वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं बन रही है। अन्यथा ये भी हो सकता था कि वो भी धनखड़ जी का समर्थन करते।
ठीक है, अब हम अपडेट के लिए हमारी सहयोगी कृति मिश्रा के पास चलेंगे, जो कि संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कृति, बताइए और क्या कुछ अपडेट फिलहाल मिल पा रहा है मतगणना के काम को लेकर, और कितने सांसदों ने वोट किया, क्या परसेंटेज रहा, क्या डेटा है फिलहाल आपके पास? जी हाँ, देखिए जो फाइनल आंकड़े हैं वो तो रिटर्निंग ऑफिसर जो लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह जी, वो अभी ब्रीफिंग करेंगे थोड़ी देर में, तब हमारे सामने होंगे। लेकिन अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, और जो ऑथराइज मीडिया है उनको बुलाकर भी दिखाया गया कि कितना ट्रांसपेरेंट फेयर प्रोसेस है। देखिए, हर एक बैलेट पेपर जो है, जो भी वोट कास्ट हुआ है उसको निकाला जा रहा है। पहले रिप्रेजेंटेटिव्स, जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर ऑपोजिशन की बात की जाए तो डॉक्टर कनिमोई, और अगर हम एनडीए कैंडिडेट की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, वो दिखाकर कि किस तरह से बैलेट पेपर की ट्रांसपेरेंसी है, ताकि कल को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी स्कोप ना रहे एलिगेशंस का किसी तरह से। तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए ये प्रोसेस, भले ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन ये जो पूरी चुनावी जो प्रक्रिया है उसकी ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए ये जो पूरा टाइम लग रहा है। और अभी उम्मीद है कि तकरीबन 20 से 30 मिनट के बाद ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, काउंटिंग ऑफ वोट्स वुड बी कंप्लीटेड, और उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो आकर मीडिया को ब्रीफ करेंगे और फाइनल हमें फिगर्स देंगे कि कितना कौन से कैंडिडेट को मिला, कौन देश का अगला उपराष्ट्रपति होने वाला है। इसके अलावा जब ये देखिए ये प्रोसेस है, जैसा हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी देखा कि रिटर्निंग ऑफिसर विक्ट्री सर्टिफिकेट जो होता है वो जाते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट हमें याद है उनको भी दिया गया था, और उसके बाद इस बार भी यही प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो जाएंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे उनको ये विक्ट्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। प्रीति? बिल्कुल कृति, लगातार हम आप तक अपडेट के लिए आते रहेंगे, और इंतज़ार है मतगणना पूरी होने का और जो चुनाव के नतीजे हैं वो घोषित हों। और इस बार आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह हैं। वो प्रेस को ब्रीफ करेंगे, और जो तमाम मतदान से जुड़े आंकड़े हैं वो हम सबके सामने होंगे। और कृति, तमाम अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। अवधेश जी, इस बार भी हम क्या माने, जो बातें आप लोग बता रहे हैं, कि क्या एक तरह से विरोध के लिए, विरोध की राजनीति के लिए सिर्फ कैंडिडेट को उतारा गया, विचारधारा और कोई मुद्दा नगण्य रहा? नहीं, इस समय अगर मेरी दृष्टि से देखा जाए तो उनके लिए मुद्दा तो है, ये तो नहीं कह सकते हैं कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, लेकिन जो मुद्दे हैं, जो उनकी विचारधारा है, क्या उसके अनुरूप विपक्ष जो है, विपक्ष की आवाज, विपक्ष की संख्या बल और विपक्ष का उम्मीदवार, ये तीनों उससे मेल खाता है? ये मेल प्रश्न हो जाता है। विचारधारा तो है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का बहुत सारे का मतभेद है, उनको उसका विरोध करना है, उसको कमजोर करना चाहते हैं, उसको परास्त करना चाहते हैं। विचारधारा दूसरी भी है, इस समय ईडी ने जरा ऐसा तहलका मचा दिया हुआ है कि उससे बचने की भी एक राजनीतिक विचारधारा है कि भैया महाराष्ट्र में वो चला गया अंदर, पश्चिम बंगाल में चला गया, कहीं दिल्ली में हम लोगों को भी अंदर न जाना पड़े, तो कुछ जरा ताकत दिखाओ, काला कपड़ा पहन के सड़क पर शुक्रवार को ही उतर जाओ। तो वो भी एक विचारधारा है। लेकिन उस विचारधारा के अनुरूप क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में या राष्ट्रपति चुनाव में प्रदर्शन कर पाई है? हमारे भाई गौर साहब बता रहे थे कि कांग्रेस के भी वो पूरी तरह जो है अनुकूल और उनके सबके नहीं थे, क्योंकि जो महिला ये कह चुके हैं कि सोनिया गांधी डिक्टेटर है, उनका बयान था कि सोनिया गांधी डिक्टेटर है, पॉलिटिकल डिक्टेटर है, उसे पार्टी चलाती है। उसने आरोप लगाया कि जिस समय नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर था तो बोफोर्स के लिए सोनिया गांधी दबाव डालती थी कि इस केस को हटाओ, दोनों के संबंध खराब हो गए थे। तो इस प्रकार से जो महिला भाषा बोल रही हो, किस मजबूरी में उसको वहां से लाना पड़ा है? क्या केवल माइनॉरिटी होना उनकी योग्यता इस समय बन गई है और उसके द्वारा एक संदेश दिया गया है कि जो एक हिंदुत्व की राजनीति है उसका हम मुकाबला करना एक दूसरे रूप में चाहते हैं? लेकिन वो भी चीजें इसलिए इस समय पुष्टि नहीं होती है क्योंकि राहुल जी कुछ ही दिन पहले गए हैं और उन्होंने जो है वो लिंगायत की शिक्षा ली है और लिंगायत बन गए हैं। लिंगायत लोग उपनयन जनेऊ पहनते नहीं है, तो वहां उन्होंने उतारा, वो पहन लिया है। तो इस समय कुछ स्पष्ट संदेश नहीं है। तो इसीलिए यह दिखाई दे रहा है कि 1977 के पूर्व जिस ढंग से कांग्रेस से मैं बीजेपी की तुलना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, उस समय पहले नेहरू जी के नेतृत्व में एक छत्र पार्टी थी, दूसरी पार्टियां कमजोर थी। लेकिन 51 से लेकर के और 1977 के पहले तक जिस ढंग से विपक्ष की ताकत, थोड़ा सा 67 को छोड़ दें तो ताकत नहीं होती थी, और विपक्ष सोचता नहीं था कि हम राष्ट्रपति कैसे लड़े, उपराष्ट्रपति चुनाव कैसे लड़े, सदन में हम कैसे घेरे सरकार का।
विपक्ष उससे ज्यादा शक्तिशाली होते हुए भी उससे बुरी अवस्था में पहुंच गया है। यह चुनाव, सदन की पूरी स्थिति, राष्ट्रपति का चुनाव यह बता रहा है। और इसका निष्कर्ष है कि अगर विपक्ष यही रहा तो क्या देश धीरे धीरे भाजपा के एकल वर्चस्व की ओर बढ़ रहा है राजनीति में कुछ समय के लिए। तो इसके चुनाव के अनेक संदेश हैं। विचारधारा की बात तो वहीं तक है जहां भाजपा से मुकाबला करना है। अगर विचारधारा की बात होती तो सभी विपक्षी दलों को एकदम एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। और इसका जो सबसे अचरज वाला, जो मेरे लिए हैरत का जो इसमें विषय है, वो ये है कि जो ममता बनर्जी जगदीप धनखड़ के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रही थी, उसके खिलाफ दिल्ली में वोट करने के लिए उसकी पार्टी क्यों तैयार नहीं है? ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या वहां भी इतना भय व्याप्त हो गया है कि पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में फंसी हुई है, भतीजा फंसा हुआ है, भतीजा की पत्नी फंसी हुई है, सारा धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। तो इस समय हम कन्फ्रंटेशन नहीं करें, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है। ये सारी घटनाएं बता रही है कि आने वाले समय में विपक्ष ऐसे ही अलग अलग रहेगा। विपक्ष की नीतियां अस्पष्ट होगी, अनिश्चय से भरा होगा, कमजोर दिखेगा, कई बार वो नतमस्तक होने की कोशिश करेगा। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है एक शांति से अपना काम करते जाने का रास्ता बनेगा। यानी सिलेक्टिव अप्रोच दिख रहा है कहीं ना कहीं। प्रताप राव जी, जिस तरह से अभी अवधेश जी कह रहे हैं कि विपक्ष और कमजोर होता दिख रहा है और सत्ता पक्ष कहीं ज्यादा, उसका दायरा और ज्यादा बढ़ता दिख रहा है, क्या माने कि जो सत्ता पक्ष का दायरा और मजबूत हमें होता दिख रहा है, विपक्ष की कमजोरी उसे कई गुना ज्यादा कहीं ना कहीं मजबूत बना रही है? ये एक बड़ा पहलू है। प्रीति जी, एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमारे देश की जनता बहुत ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर जागरूक है, क्योंकि हम 75 साल हो गए हमारे यहाँ के। तो निश्चित तौर पे अगर विपक्ष के पास, किसी पार्टी के पास मुद्दे होते हैं, उनके पास कोई ऐसी विचारधारा होती है, तो पार्टी जो जनता है उनके साथ आती है। हमने देखा है कि कहाँ दो सदस्य थे बीजेपी के, आज वो सत्ता पे है। तो ये मानना पड़ेगा कि देश की जनता बहुत जागरूक है। लेकिन इस समय क्या स्थिति है ये देखनी पड़ेगी कि देखिए, अभी जैसे बात हो रही थी कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई विचारधारा नहीं है। एक ही बात है, जैसे ममता बनर्जी का उल्लेख किया इन्होंने कि हर विपक्षी पार्टी को जो भाजपा का विरोध करती है, केवल एक कारण से कर रही है कि किसी भी तरह से उसे अपनी सत्ता बचानी है, कांग्रेस को अपनी पोजीशन बचानी है। जहाँ जहाँ जो है वो बीजेपी के मुकाबले में अपनी पोजीशन बचाने के लिए उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है, उनके पास कोई विचारधारा नहीं है, और व्यवस्थाओं के अनुसार वो अपनी स्थितियां बनाते हैं। बहुत हालिया जो 2 इंस्टेंस थे, उदाहरण रहे हैं जी, वो जब राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का कहीं ना कहीं एक एडवाइजरी थी जो डेमोन्स्ट्रेशन और धरना और स्ट्राइक को पाबंदी की, तब ये याद दिलाया गया कि यूपीए के दौर में भी ये किया गया था, लेकिन आप विरोध के लिए कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे। हाँ, नहीं, और मैं नेशनल एम्बलम वाला भी इश्यू लेके आऊंगी। एक एआईएमआईएम ही थी जिसने बात की थी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटरी की, पीएम की, कि वो उसको अनवील कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो थे वो कहीं ना कहीं लगे रहे इस बात पर कि मैं कहूँ वो एम्बलम कैसा दिखता है इस पर। तो क्या माना जाए कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध हो रहा है? हाँ, नहीं, बिल्कुल। देखिए, यही बात बताती है कि आम जनता समझ रही है। अब शेर का मुंह खुला है, शेर का मुंह बंद है, इस पे पूरी चर्चाएं चलती रही कि किस तरह का एम्बलम है और क्या उससे मैसेज दिया जा रहा है। देखिए, ये मुद्दा था ही नहीं। और ये मुद्दा क्यों आया, तो हमें मानना पड़ेगा कि जब कोई मुद्दा नहीं है, विरोध करना है, तो विरोध करने के लिए वो कुछ ना कुछ ढूंढना है। किसी दिन शायद ये हो सकता है कि जैसी स्थिति बन रही है कि आज मोदी जी नीला कुर्ता क्यों पहन के आए, तो इसी का विरोध है कि नीला कुर्ता क्यों पहन के आए। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष पूरी तरह से दिवालिया, समझ में आ रहा है, बिल्कुल दिवालिया हो चुका है मुद्दों के मामले में। और देखिए, ये कह रहे थे कि खतरनाक है, मैं कह रहा हूँ कि खतरनाक नहीं है। अच्छा। कि जो मुद्दे विहीन लोग हैं, जो गैर राजनीतिक मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को भारत की राजनीति से खत्म कर दिया जाना चाहिए। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस भारत, पर मेरा ये कहना है कि विचार विहीन राजनेताओं से भारत की राजनीति को मुक्त करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अब। और मुझे लगता है कि अगर ये मुक्त होगा तो विचारवान लोग आगे आएंगे, विचारधारा से युक्त लोग आगे आएंगे, मुद्दों को लेकर लोग आगे आएंगे, इश्यूज के माध्यम से राजनीति होगी, जैसे अच्छे लोकतंत्र में होती है। हमारे सामने बहुत चैलेंजेस है। देखिए, हमारे सामने आने वाले 25 सालों में हमें दुनिया का सिरमौर बनना है, तो हमारे सामने यूथ को आगे किस तरह से दिशा दी जाए, हमारे देश को क्या दिशा दी जाए, इतने सारे मुद्दे हैं।
उन सब मुद्दों को छोड़कर हम इन ऐसी बातों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। विपक्ष जो है ऐसी बातों को घेर रहा है। मेरा मानना है कि जैसे पहले मेरे वक्ताओं ने कहा भी, उन्होंने कहा कि मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन विपक्ष उठाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा, या उसके दिमाग में ही नहीं है, उसकी विचारधारा ही नहीं है। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की राजनीति खत्म हो। और मेरा तो मानना है कि मैं तो कतई इससे निराश नहीं हूँ। कई लोग कहते हैं कि लोकतंत्र का क्या होगा, अकेले भारतीय जनता पार्टी का शासन हो जाएगा। देखिए, इस देश की जनता सदियों से, कोई अभी नहीं, हमें संविधान भले ही 1947 के बाद मिला हो, लेकिन हमारे मानसिकता हजारों वर्षों से लोकतांत्रिक रही है। हम परंपरा से लोकतांत्रिक हैं, इसलिए इस देश में लोकतंत्र तो कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए निश्चित तौर पे लोकतंत्र और स्वस्थ होगा जब इस तरह से मुद्दा विहीन लोग इस राजनीति से मुक्त होंगे। ठीक है, जब हम उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव की बात कर रहे हैं, और हम कह नहीं सकते कि विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार तो रहा नहीं। कोई दल है जिसने अलग कर लिया, कोई दल है जो अलग वोटिंग कर रहा है, एनडीए से अलग जो दल हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए, जो क्षेत्रीय दल हैं, हम शिरोमणि अकाली दल की बात करते हैं तो एक तरफ तो आप अलग हैं, एक तरफ आप उनके कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। टीएमसी है वो विरोध में है, लेकिन वो अपने आप को वोटिंग से अलग रख रही है। आम आदमी पार्टी एक तरफ अलग स्टैंड ले रही है, और जेएमएम को हम देखें, दोनों बार अलग स्टैंड है। तो ये क्षेत्रीय दलों की क्या रणनीति है? क्या ये अपने क्षेत्र की राजनीति को देखकर समझकर रणनीति बना रहे हैं? क्या इनकी कोई विचारधारा है वो परिलक्षित हो रही है? क्षेत्रीय दल क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, अगर आपने राष्ट्रपति का चुनाव देखा होगा तो वहाँ क्षेत्रीय दलों ने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी कि हमें एक महिला को और एक आदिवासी को वोट डालना है। और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी ममता बनर्जी का बयान आया था कि अगर एनडीए की तरफ से हमें पहले कैंडिडेट का नाम पता चल जाता तो शायद हम कांग्रेस के या जो यूपीए के कैंडिडेट थे उनको वोट नहीं डालते, हम मुर्मू जी को वोट डालते। और कुछ और पार्टी जैसे कि जेएमएम की आपने बात की, क्योंकि वो आदिवासी थी और यशवंत सिन्हा झारखंड के ही थे, उसके बावजूद उन्होंने मुर्मू जी को वोट डाला क्योंकि आदिवासी पार्टी है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में इस तरह की बातें नहीं हैं, क्योंकि जो ये पद है इसमें जो वोट हैं बहुत सीमित हैं, 780 कुल वोट हैं। तो इसमें जो क्षेत्रीय दलों की अपनी भूमिका तय करनी थी, वो सिर्फ दो बातों पे तय करनी थी कि हम सत्ता पक्ष के साथ हैं या अपोजिशन के साथ हैं। तो यहाँ जो दिखने को मिल रहा है कि वो जो विपक्ष के साथ है वो विपक्ष के साथ भी नहीं रहे, वो भी छठा के अलग चले गए। सत्ता पक्ष के साथ भी नहीं है, लेकिन हम विपक्ष के साथ भी नहीं है। तो उन्होंने अपने आप को, अपनी स्थिति एक स्वतंत्र, जो कह सकते हैं कि जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में कि कुछ सितारे स्वतंत्र हैं कि वो कहीं भी किधर भी जा सकते हैं, तो वो स्थिति इनकी यहाँ हो गई है। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने अपनी पोजीशनिंग की, पर उपराष्ट्रपति चुनाव में नहीं की। इसलिए आपने देखा कि जेएमएम ने कहा कि चूंकि हम कांग्रेस के साथ हमारी सरकार है तो इसलिए हम उपराष्ट्रपति चुनाव दे देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति में चूंकि वो आदिवासी हैं, हमारे यहाँ से हैं, हमारे लोग आदिवासी, हमारा बहुमत ज़्यादा है, तो हम वहाँ दे देंगे। तो ये जो स्थिति रही है वो हमें इस वाले चुनाव में नहीं दिखी, राष्ट्रपति वाले में जरूर दिखी। लेकिन यहाँ जो अपोजिशन, हम बार बार बात यही कह रहे हैं कि जो अपोजिशन को एकजुट करने वाली बात थी वो हमें नहीं दिखी। ठीक है, तो आपसे समझेंगे हम अवधेश जी कि क्या 70 साल में ऐसे ही सत्ता पक्ष और विपक्ष का चेहरा देखने को मिला है क्या? आप समझेंगे, लेकिन एक अपडेट लेते हैं। कृति मिश्रा जुड़ी हुई हमारे साथ। कृति, बताइए क्या कुछ अपडेट फिलहाल हमें मिल पा रहा है वहाँ से? देखिए, जो काउंटिंग सेंटर से हमारे पास ताज़ा अपडेट है कि काउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है। जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव थे ऑपोजिशन के और एनडीए कैंडिडेट के, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जो एनडीए कैंडिडेट के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, और साथ ही साथ ऑपोजिशन के डॉक्टर कन्निम मोई, वो लोग बाहर निकल चुके हैं। इनवैलिड वोट्स भी ऐसा अभी सुनने में आया है कि कई हुए हैं, और बीजेपी को कॉन्फिडेंस है कि 500 से ऊपर है। और अब देखना होगा जो फाइनल टैली आएगी, जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे और जो डिक्लेरेशन होगा वो कुछ ही क्षणों में होगा। जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं 2022 के वाइस प्रेसिडेंशियल चुनाव के लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी कुछ ही देर में मीडिया को ब्रीफ करेंगे। प्रीति? बिल्कुल, और इसी का इंतजार हमें है। निर्वाचन अधिकारी इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव के सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा उत्पल कुमार जी का इंतजार है। वो थोड़ी देर में मीडिया को ब्रीफ करेंगे, जैसे कृति मिश्रा हमारी संवाददाता हमें बता रही हैं, और जो चुनाव से जुड़े इस बार तमाम आंकड़े हैं वो हमारे सामने रखेंगे। इनवैलिड वोट्स को लेकर भी कुछ खबरें आ रही हैं अभी, जो पुख्ता है वो हमें कहीं ना कहीं जब सेक्रेटरी जनरल लोकसभा
वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन इनवैलिड वोट्स भी कुछ रहे हैं, इसके बारे में भी पता चल रहा है। पिछली बार के चुनाव में भी 11 ऐसे मत रहे थे जो इनवैलिड घोषित किए गए थे। उसके पीछे भी तमाम कारण होते हैं, वो पता चलेंगे कि आखिर किस वजह से वो इनवैलिड घोषित किए गए हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं, जीत और हार का अंतर है, कुल जो मत प्रतिशत है, वो तस्वीर कुछ ही पलों में साफ होने वाली है। और कुछ ही देर में हमारे सामने देश के 14वें उपराष्ट्रपति जो चुनाव है ये 16वां है, लेकिन देश के 14वें उपराष्ट्रपति अब जो होंगे उनके नाम का ऐलान कुछ ही पलों में होगा। और इससे जुड़ा जो तमाम अपडेट है वो हम आपके सामने पहुंचाते रहेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन, हम जानते हैं कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और उसके बाद दूसरी बार भी वो वाइस प्रेसिडेंट बने। इसके अलावा मोहम्मद हामिद अंसारी, जिन्होंने 13वां राष्ट्रपति चुनाव जीता और उसके बाद लगातार दूसरा टर्म भी वो उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। इस लिहाज से अगर हम देखें तो आज 14वां उपराष्ट्रपति हमें मिलने वाला है और उनके नाम का ऐलान कुछ ही पलों में होगा। लेकिन 16वां चुनाव है उपराष्ट्रपति पद का जो आज हम देख रहे हैं। कुछ ही देर में वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी और इससे जुड़ा जो रिजल्ट है वो हम सबके सामने होगा। इससे जुड़े जो तमाम आंकड़े हैं वो हमारे सामने होंगे और इसी का इंतज़ार हम कर रहे हैं। अवधेश जी, क्या यही स्थिति सत्ता पक्ष और विपक्ष की 70 साल में रही है या क्या कुछ बदला है? नहीं, ये स्थिति नहीं रही है, उसका एक व्यापक प्रश्न है। लेकिन पहले मैं जरा शायद राव साहब को जो मैंने कहा उसको थोड़ा सुनने या समझने, मैंने खतरनाक शब्द का प्रयोग कभी किया ही नहीं था और ये शब्द मैं प्रयोग कर भी नहीं सकता हूँ। मैंने ये कहा है केवल कि क्या भारत की राजनीति उसी प्रकार से एकल पार्टी के वर्चस्व की ओर बढ़ रही है, इतना ही कहा है। वो खतरनाक है, अच्छा, इस पर मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है। तो देखिए, इस समय के ये स्थिति भारत में जो बनी है, खासकर 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो सत्ता पक्ष और विपक्ष की बनी है, ये स्थिति भारत में पहले कभी रही नहीं है। क्योंकि इस देश में ये जो चाहे वो जिस कारण से हो, चूंकि एकेडमिक्स के क्षेत्र में, एक्टिविज्म के क्षेत्र में, एनजीओ के क्षेत्र में और उसके प्रभाव से पॉलिटिकल क्षेत्र में जो एक अजीब किस्म की परवर्टेड आइडियोलॉजी, जी विकृत विचारधारा, जो कोई विचारधारा थी ही नहीं, जिसमें केवल आरएसएस, बीजेपी और मोदी का खास करके विरोध करो, वो जो एक अजीब किस्म से बन के आया। कुछ दिन लोगों को लगा कि शायद इसके आधार पर हम एकजुट हो गए हैं, 2004 में सरकार बना लिए, 2009 में बना लिए हैं, थोड़ा बीजेपी आरएसएस का विरोध करते हुए सेकुलरिज्म, ये शायद आगे चल जाएगा। लेकिन उस सरकार ने जो पॉलिसी अपनाई उस 10 साल तक, उसके कारण जो प्रतिक्रिया और विद्रोह हुआ इस देश में, वो धीरे धीरे कंसोलिडेट हुआ है और सशक्त और होता गया है नरेंद्र मोदी के आने के बाद। तो उस दिशा में भारतीय राजनीति बढ़ी है और ये जो एक बनाई हुई एक इंद्रधनुषी विचारधारा थी कि हम बस आरएसएस का विरोध करते हैं, बीजेपी और मोदी को खलनायक साबित करते हैं, हिटलर साबित करते हैं और हम जो है सेकुलर हैं और हम लिबरल हैं, ये जो एक झूठ एक ग्रहण की तरह पैदा किया गया, उसको चोट पहुंचाया। तो ये स्थिति भारत की राजनीति में पहले नहीं थी, इतना पाखंड नहीं था। पहले भी विचारधारा का विरोध था। जो विपक्ष के नेता थे उनके अंदर भी एक विजन था। अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेहरू जी पर हमला करते थे, उनका एक व्यापक समाजवाद की उनकी एक दृष्टि थी। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के नेता के रूप में अगर नेहरू पर और कांग्रेस पर, इंदिरा गांधी पर हमला करते थे तो एक व्यापक विजन होता था, चाहे जो भी हो, चौधरी चरण सिंह हो, राजनारायण हो, जॉर्ज फर्नांडिस उस समय के नेता हो, पीलू मोदी हो, वो सब एक बड़े नेता का। आज तो दृष्टिहीन विपक्ष है जो ये समझ नहीं पा रहा है कि किन मुद्दों पर, किन आधार पर हमको मोदी से लड़ाई लड़ना है और आरएसएस बीजेपी से। जब ये समझ ही नहीं है और आपने स्वयं इतनी गलतियां की हुई हैं कि उसी में फंसते जा रहे हैं। अब इस समय मैं पूछ रहा हूं, अब इस समय जो हमारे दर्शक है, हमारे दो साथी आप ही है, इस समय कांग्रेस अपने प्रथम परिवार को हेराल्ड के भ्रष्टाचार से बचाने की कोशिश करेगी, उसमें अपना पूरा बुद्धि लगाएगी कि वो राजनीतिक संघर्ष में बुद्धि लगाएगी। तो मेन प्रश्न है, ममता बनर्जी इस समय अपने परिवार को नेताओं के फंसते हुए से, राजनीति पर लगते हुए प्रश्न से उबरने की कोशिश करेगी कि वो करेगी। तो एक ऐसा कभी नहीं रहा है भारत में जो इस समय हो रहा है और उसी का प्रकटीकरण हम उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव में देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रताप राव जी, थोड़ा सा मैं आपसे बात करूंगी। आप जो जगदीप धनखड़
की शख्सियत है उस पर आप नज़र डाल रहे थे और उस पर प्रकाश डाल रहे थे। जैसा अब हम जानते हैं कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, और हाल के समय में हमने ये देखा भी है कि लोकसभा का जो डिसरप्शन है वो राज्यसभा में उतना नहीं दिखता था, लेकिन राज्यसभा में भी अब हम गतिरोध लगातार देखते हैं। बहुत अच्छी चर्चाएं भी देखते हैं, लेकिन गतिरोध की स्थिति भी है जो बनी रहती है। ऐसे में चेयरमैन के तौर पर और ख़ास तौर से जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अपनी लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं, वो जिम्मेदारी निभाने पर, हालांकि थोड़ी देर में अभी नाम का औपचारिक ऐलान होना है, लेकिन संख्या बल जो पहले संभावनाएं हैं वो जो बता रही हैं उस हिसाब से हम देखें तो जगदीप धनखड़ का जो मैं कहूँ एक तरह से लीगल पार्ट पर जो उनका अनुभव है, राजनीतिक पार्ट पर जो उनका अनुभव है, एक सोशलिस्ट के तौर पर जो उनका अनुभव है, वो किस तरह से इसमें नया आयाम जोड़ सकता है? देखिए प्रीति जी, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो चैलेंजेस हैं उसमें राज्यसभा लोकसभा की भूमिका और ज़बरदस्त बढ़ने वाली है। और हमने देखा है कि पिछले 2014 के बाद जब से आए हैं नरेंद्र मोदी और लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ है तो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाने की लगातार कोशिश हुई है। यानी कि बिल पास होना, उसमें कार्रवाई होना, कामकाज ज़्यादा होना, ये सब रिकॉर्ड्स जो बताते हैं। राज्यसभा की जहाँ तक बात है कि राज्यसभा में निश्चित तौर पे जैसा आपने कहा कि आमतौर पे ऐसा देखा गया था कि लोग वहाँ की चर्चाएं सुनने के लिए टेलीविज़न को भी लगा के बैठते थे, इसलिए कि वहाँ बहुत अच्छी चर्चाएं होती थी। लेकिन पिछले लंबे समय से, कुछ समय से ऐसी स्थिति आ गई है कि राज्यसभा भी हो हुल्लड़ का एक स्थान बनता जा रहा है। तो निश्चित तौर पे इनके सामने एक बड़ा चैलेंज है, जगदीप जी के सामने चैलेंज है कि राज्यसभा को एक, क्योंकि हम इसे अपर हाउस कहते हैं, बड़े लोगों का एक सभा स्थल कहते हैं, तो ऐसे में वहाँ बड़प्पन लाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ उनको उन लोगों को साथ करना पड़ेगा। राज्यसभा में बड़ी संख्या में अच्छे लर्नेड विद्वान और अपने अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट लोग हैं, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिलता है। देखिए राज्यसभा में भी जिस तरह से लोकसभा में चंद जो डिसरप्ट करने वाले और जो एक प्रकार से वहाँ हो हुल्लड़ करने वाले लोगों का लीडरशिप हो गई है, वैसे ही राज्यसभा में हो गई है। अब जगदीप जी को अपनी जो उनकी कार्यकुशलता है, उनका जो एक संपर्क का तरीका है, उनका जो पीआर सिस्टम है, उनका जो संबंध बनाने का जो तरीका है, उसके जरिए निश्चित तौर पे अच्छे लोगों को आगे लाना पड़ेगा। वहाँ चर्चाएं हों, वहाँ चर्चाओं के माध्यम से तय हो, बिल निर्णय हो, क्योंकि हमने जैसे कई बिलों के बारे में सुना कि बिल पास हो गए, बाद में विपक्ष या जनता और आम लोग कहते हैं कि इस बिल का तो पता ही नहीं लगा, चर्चा क्या हुई, कोई बात ही नहीं हुई और बिल पास हो गया। तो हम देखते हैं कि उसका बहुत बड़ा कारण ये होता है कि जब चर्चा होने का समय आता है तो वहाँ हो हुल्लड़ होता है, लगातार स्थगित होती रहती हैं और अल्टीमेटली मजबूरी में उसे हाथ उठाकर और ध्वनि मत से पारित कर दिया जाता है। तो ध्वनि मत से पारित नहीं हो, केवल हाथ उठा के पारित नहीं हो, चर्चाएं हो, उन चर्चाओं की बातें जनता तक पहुंचे, जनता भी कुछ ना कुछ अपने माइंड मेकिंग करे, ये सब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले चैलेंजेस बहुत बड़े हैं जिसमें जनता को साथ लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें राज्यसभा लोकसभा की भूमिका बहुत ज़रूरी है और राज्यसभा की भूमिका बढ़ाने के लिए सभापति की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। मुझे जहाँ तक मैं उनके बारे में जानता हूँ, जहाँ तक उनका संपर्क है, मेरा मानना है कि उनकी अपनी जो खासियत है, उनकी अपनी जो एबिलिटी है, वो निश्चित तौर पे राज्यसभा के संचालन में बहुत काम आएगी। आने वाले दिनों में हम शायद देखेंगे कि राज्यसभा और ज़्यादा बेहतर ढंग से काम करती हुई मिलेगी। ऐसा लगता है प्रीति जी? ठीक है रोशन जी, इस पर आपकी क्या राय है? हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभापति के तौर पर कई कड़े निर्णय भी लिए हैं, कई ऐसी पहलें हैं जो की हैं, चाहे मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग को लेकर हो या हाउस चलाने में हम जानते हैं सांसदों के निलंबन तक का कदम रहा हो, हल्की फुल्की अंदाज में बड़ी बड़ी बातें कहने की बात रही हो। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू लीगेसी के तौर पर हमारे लिए छोड़ कर जा रहे हैं। जी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की जो चुनौती होगी वो कितनी बड़ी होगी आने वाले उपराष्ट्रपति? देखिए आपके दो सवाल हैं, तो दोनों का मैं थोड़ा विस्तार से जवाब देना चाहूँगा। एक तो वेंकैया जी के बारे में, वेंकैया जी के बारे में, चूँकि वेंकैया जी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं तो उनको हम तब से जानते हैं जब वो बीजेपी के महासचिव थे, फिर वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर केंद्र में मंत्री बने,
फिर दूसरी टर्म में जब मोदी जी का शासन आया तब फिर मंत्री बने। इस दौरान हमने उनको देखा कि असल में जो उनकी मातृभाषा है वो तो उनकी तेलुगु है, लेकिन जब उन्होंने हिंदी में बोलना शुरू किया और हिंदी में जो उन्होंने भाषण दिए तो उनकी जो तुकबंदी है उसके दीवाने सभी हो जाते हैं। तो इंदौर में बीजेपी की एग्जीक्यूटिव थी और वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी उसमें प्रधानमंत्री थे, और जब उनको भाषण देने के लिए कहा गया तो जब वाजपेयी जी का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि अब इसके बाद जब ये वेंकैया जी ने बोल दिया तो अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा। उन्होंने इतनी अच्छी तुकबंदी और इतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया कि जितने दर्शक थे वो खूब हंसे भी, उनका मनोरंजन भी हुआ और उनका ज्ञानवर्धन भी हुआ। वही उन्होंने नीति अपनाई थी राज्यसभा में कि जब ज़्यादा शोर शराबा होता था, जब सदस्य लोग ज़्यादा हंगामा करते थे तो वो अपनी चुटीले अंदाज में अपने तरीके से तुकबंदी करके लोगों को मना लेते थे। तो दूसरी बात अब आपने कही कि धनखड़ जी के सामने चुनौती क्या होंगी। देखिए, धनखड़ जी बहुत सीनियर आदमी हैं और लॉ के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और उन्होंने वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, तो उनको अनुभव है और वो अपने हिसाब से सदन को चलाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सदन जो चलाने की जिम्मेदारी होती है असल में वो सरकार और विपक्ष की होती है। जो सत्ता में बैठे जो हमारे पीठासीन अधिकारी होते हैं, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हों, सभापति हों या जो पैनल के सदस्य हों, वो हाउस तभी चलाते हैं जब दोनों पक्षों में सहमति होती है, और वो सहमति हमेशा पर्दे के पीछे होती है। जो दोनों सदनों के पीठाधीश अधिकारी हैं उनका कर्तव्य होता है कि दोनों में कोऑर्डिनेशन करना। अगर आप लगातार हाउस को नहीं चलने दे रहे हैं तो उनको दोनों को बुला के कहते हैं कि भाई आप आपस में सहमति कर लो, किस मुद्दे पर आपको बातचीत करनी है, किस मुद्दे पर आपको चर्चा करनी है, सरकार उसके लिए तैयार है कि नहीं है। तो अल्टीमेटली जब सरकार तैयार होती है या विपक्ष को मनाती है तो फिर सदन में काम शुरू होता है। अदरवाइज जो इस बार आपने देखा इसी सत्र में कि करीबन 20 सदस्य राज्यसभा से निलंबित किए गए और 4 सदस्य लोकसभा से निलंबित किए गए, क्योंकि उन्होंने अपनी सीमाएं लांघ दी थी। तख्तियां लेके आना, स्पीकर के मुंह के आगे खड़ी करना, और एक सदस्य ने को तो हमने देखा कि पिछली बार कि वो चेयर पर चढ़ गए थे और वहाँ से उन्होंने किताब चेयर की तरफ फेंकी थी। तो इस तरह की जो हरकतें हो रही है उसके लिए ऐसे कदम उठाना, सख्त कदम उठाना, उनका निलंबन करना, ये भी जरूरी है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जब सदन को चलाना होता है तो सरकार और विपक्ष के बीच में सहमति होनी जरूरी होती है, और वो सहमति होती है पर्दे के पीछे। जो पीठासीन अधिकारी हैं वो एक माध्यम होते हैं, वो अपने स्वभाव से जितना उनसे हो सकता है वो अपने स्वभाव से समझाने की कोशिश करते हैं कि वे सदन में अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए और ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए जो जनता के पास जो गलत संदेश न जाए। जैसे कि कभी कभी गुस्से में सदस्यगण ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं कि जिनका संदेश ठीक नहीं जाता है। तो वो पीठासीन अधिकारी के तौर पे एक अच्छे पीठासीन अधिकारी होंगे, उनकी जो दायित्व होगा, उनके स्वभाव से, उनकी उम्र से, उनका जो अनुभव है, उस उम्र के हिसाब से मुझे लगता है कि वो भी जो वेंकैया जी की लेगेसी है उसको आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम फिलहाल देख रहे हैं और कुछ ही पलों में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह, वो तमाम जो रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर करेंगे, औपचारिक ऐलान होगा और पूरी चुनाव प्रक्रिया से जुड़े जो आंकड़े हैं वो हमारे सामने रखेंगे। कुछ ही देर में उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे हमारे सामने होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं उत्पल कुमार सिंह, आइए सुनते हैं। Friends, you are aware that notice for the election माइक के ऊपर आप लोगों के माइक लगे हुए हैं। ये ऑन क्यों नहीं? बोल के देखिए शायद आ जाए। तो ऑन नहीं किया।
आ जाएगा। So, notice for the election for the office of Vice President was issued on 5th July 2022. In all, 50 nomination papers were received till the last date for submission of nomination papers. After scrutiny, nomination papers filed by Shri Jagdeep Dhankar and Srimati Margaret Alva were found valid. The polling for the 16th Vice Presidential Election 2022, which commenced at 10 a.m. today in the Parliament House, closed at 5 p.m. Out of 780 electors comprising of elected and nominated members of Rajya Sabha and elected members of Lok Sabha, 725 electors cast their votes. The total elector turnout was accordingly 92.94%. The ballot box was sealed immediately after the close of poll at 5 p.m. in the presence of authorized representatives of contesting candidates and election observers. The counting of votes commenced at 6 p.m. after the ballot box was opened in the presence of authorized representatives of the contesting candidates, election observers, and counting officers. 725 votes were polled, which was 92.94% of the total electorate. 710 votes were found valid and 15 votes were found to be invalid. Thus, the percentage of valid votes is 97.93%. The quota sufficient to get a candidate elected is determined by dividing the total number of first preference votes secured by both candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The quota necessary for being elected to the office of Vice President of India was determined to be 356 votes. On the basis of counting, Shri Jagdeep Dhankar secured 528 first preference votes and Srimati Margaret Alva 182 votes. Therefore, in pursuance of the provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, Utpal Kumar Singh, the returning officer for the Vice Presidential Election 2022, hereby declare that Shri Jagdeep Dhankar, Raj Bhavan, Ward 45, Hare Street, Kolkata 700001, has been duly elected to the office of Vice President of India. I will be forwarding to the Election Commission of India Form 7 under Rule 35(1)(c), which is the return of election to the office of the Vice President of India, and also a declaration of result of election under Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Election Commission of India would then prepare the certification of the election of Shri Jagdeep Dhankar as the Vice President of India, jointly signed by the Chief Election Commissioner of India, Shri Rajiv Kumar, and Election Commissioner, Shri Anup Chandra Pandey. Thank you. We will send all the necessary papers to the Election Commission immediately after this. Thank you.
जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 5 जुलाई 2022 को उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में नोटिस जारी किया गया था और तत्पश्चात 50 नामांकन पत्र हमें डेट ऑफ सबमिशन तक प्राप्त हुए थे। इन नामांकन पत्रों की स्क्रूटिनी के पश्चात श्री जगदीप धनखड़ एवं श्रीमती मार्गरेट आल्वा के नामांकन वैलिड पाए गए। आज प्रातः 10 बजे से पोलिंग प्रारंभ हुआ पार्लियामेंट हाउस में, जो सायंकाल के 5 बजे तक वो चला। 780 इलेक्टर्स में से 725 इलेक्टर्स ने अपने मतदान का प्रयोग किया। यह 92.94% है। 5 बजे के पश्चात बैलेट बॉक्स को सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के प्रतिनिधियों तथा इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स के सामने सील कर दिया गया एवं 6 बजे के बाद इन्हें सभी प्रार्थियों के एजेंट्स, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स तथा काउंटिंग ऑफिसर्स के समक्ष इन्हें इस बैलेट बॉक्स को खोला गया। मतगणना में यह पाया गया कि 725 मत डाले गए थे, जो कि टोटल इलेक्टोरेट का 92.94% है। इन 725 मतों की जब गणना की गई तो ये पाया गया कि 710 इनमें से वैध हैं और 15 मत पत्र वो अवैध पाए गए। इस प्रकार से जो वैध मतों का प्रतिशत है वो 97.93% है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो कोटा आवश्यक होता है, वह कोटा इस चुनाव के लिए 356 निर्धारित किया गया था। इसमें यह पाया गया कि श्री जगदीप धनखड़ को 528 मत प्राप्त हुए हैं तथा श्रीमती मार्गरेट आल्वा को 182 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं उत्पल कुमार सिंह, रिटर्निंग ऑफिसर, उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2022 एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि श्री जगदीप धनखड़ राजभवन वार्ड 45 हेयर स्ट्रीट कोलकाता 700001 भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। इसके पश्चात फॉर्म 7 में आवश्यक प्रविष्टियों को करने के पश्चात इसे भारत निर्वाचन आयोग को जो अधिनियम है और जो नियम है उसके तहत प्रेषित कर दिया जाएगा और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा श्री जगदीप धनखड़ के सर्टिफिकेशन ऑफ इलेक्शन को मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार एवं चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे के संयुक्त हस्ताक्षर से वह जारी किया जाएगा। धन्यवाद। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नतीजों का ऐलान हो गया है। जगदीप धनखड़
देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। अभी हम सुन रहे थे लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को, जो कि निर्वाचन अधिकारी हैं इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव के। उन्होंने तमाम आंकड़े रखे हैं। कुल 725 वोट पड़े हैं, जिसमें से 15 वोट इनवैलिड काउंट हुए हैं। ऐसे में जो आंकड़ा रहा, 528 वोट जगदीप धनखड़ के नाम रहे हैं, जबकि 182 वोट मार्गरेट अल्वा को मिले हैं। तो अब तस्वीर साफ है, देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद को लेकर जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। उन्हें 528 वोट मिले हैं, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले हैं। तो ये आंकड़ा अब हम सबके सामने है। 14वें उपराष्ट्रपति देश के जगदीप धनखड़, जो कि एनडीए के उम्मीदवार रहे, वो अब देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। 528 वोट उन्हें मिले और ये पूरी प्रक्रिया कुछ ही पलों पहले पूरी हुई है। 182 वोट विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को मिले हैं। 16वां उपराष्ट्रपति चुनाव, जबकि देश को 14वां उपराष्ट्रपति आज मिला है, उनके नाम का ऐलान हुआ है। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ एक तरह से भारी मतों के अंतर के साथ इस चुनाव को जीत चुके हैं और उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया है। कुल 528 वोटों के साथ उन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। 3 मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। रोशन गौर जी, ये जो आंकड़ा है वो क्या कह रहा है? 528, 182। देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े आए हैं जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक तो इस चुनाव में विपक्ष ने रुचि नहीं ली। वो इन आंकड़ों से साबित हो गया है। 55 सांसदों ने वोट नहीं किया। 780 थे, उसमें से 725 लोगों ने वोट किया और उसमें से भी 15 इनवैलिड हो गए। इस चुनाव में इनवैलिड होने का मतलब नहीं होता है, इसका मतलब जानबूझ के इनवैलिड किया गया। तो 710 इसमें कुल इसमें वोट पड़े। और देखिए, इसमें तो एक रिकॉर्ड बनने वाला है कि जो 528 जो वोट मिले हैं धनखड़ जी को, वो लगभग 75% होते हैं। जबकि पिछली बार हमने देखा वेंकैया जी को 516 वोट मिले थे और वो लगभग 67% थे। तो ये आंकड़ा करीबन 75% जाता है। और मार्गरेट अल्वा जी को 182 वोट मिले हैं, जो करीबन 25% हैं। यानी जो पिछली बार जो गोपाल कृष्ण गांधी जी को मिले थे 244 वोट मिली थी और उसमें उनको करीबन 32% थे। यानी आप देखिए कि विपक्ष को वोट भी कम मिला, वोट परसेंटेज भी कम मिला। और धनखड़ जी का जो वोट परसेंटेज था, यानी जो बीजेपी एनडीए है, उनका वोट एकजुट तरीके से मिला। तो जो हम चर्चा कर रहे हैं कि कहीं अपोजिशन में अपनी शक्ति नहीं दिखाई, तो वो इसमें साबित होता है। और जिस तरह से, जिस मजबूती से उनको वोट मिला है लगभग 75%, तो इसका असर अब सदन में भी हमको देखने को मिलेगा कि सदन भी उतनी मजबूती से ही चलेगा। बिल्कुल। प्रताप राव जी, देश को नए उपराष्ट्रपति मिले हैं, लेकिन मैं कहूँ कि थोड़ी ज़्यादा खुशी राजस्थान में। हाँ बिल्कुल, राजस्थान के लिए तो बहुत क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, तो मेरे लिए खुशी की बात यह है कि इस समय जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को लीड कर रहे हैं, जो सभापति और अध्यक्ष हैं लोकसभा के, दोनों राजस्थान से हैं। तो हम राजस्थानियों के लिए तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक तौर पे अपनी पहचान बनाने का मौका मिला है। हालांकि राजस्थान से भैरों सिंह शेखावत राज्यसभा में सभापति रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, और बलराम जाखड़ जो राजस्थान से चुनकर आए, पंजाब के थे। तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई है। देखिए, खुशी की लहर है। और जैसे प्रताप जी, आप अपनी बात को जारी रखिए। जैसे मैंने राजस्थान की बात की थी, और मैं जो थोड़ा सा समझ पाई हूँ, जो पहनावा मैंने अभी देखा था तस्वीरों में, वो भी कहीं ना कहीं राजस्थान से जुड़ा हुआ है। ये आंकड़े एक बार फिर से देखिए, टीवी स्क्रीन पर इस समय दिख रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे हम सबके सामने हैं और जो उम्मीदवारों को वोट मिले हैं वो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले हैं, जबकि मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले हैं। जो कुल वोट पड़े वो आज 725 रहे, जिसमें से 15 वोट इनवैलिड रहे। यानी 710 में से अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो 528 वोट एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट। और इन नतीजों के ऐलान के साथ ही जो
जश्न की तस्वीरें हैं वो भी आना शुरू हो गई हैं। जी प्रताप जी। जी मैं यही कह रहा था कि राजस्थान के लिए तो खुशी की बात है ही। वैसे राजस्थानी तो हर जब भी देश का चुनाव होता है, कोई किसी अच्छे व्यक्ति का अचीवमेंट होता है तो खुश होता है, लेकिन जब उसका अपना धरती पुत्र होता है तो निश्चित तौर पर राजस्थानियों के लिए बड़ी खुशी की बात होती है। देखिए राजस्थान हर क्षेत्र में अपना पूरा योगदान देश को देता है, लेकिन जहाँ तक हम 70 साल 75 साल की राजनीति की बात करें, निश्चित तौर पे हम राजस्थानियों को कई बार ये लगता था कि हमारा जो ड्यू है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति में नहीं मिलता। लेकिन पिछले कुछ 7-8 सालों से एक दशक से कम ये देखने में आ रहा है कि राजस्थान भी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका अब बढ़ाता जा रहा है, तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। तो निश्चित तौर पर दीजिए हमारे लिए तो खुशी की बात है। राजस्थान में इस समय खुशी का माहौल होगा। देखिए कई लोग इसे विशेष जाति से जोड़ देते हैं, लेकिन पूरे राजस्थान में इस समय ज़बरदस्त खुशी का माहौल है, क्योंकि एक तो धनखड़ जी का अपना व्यक्तित्व ही ऐसा है, दूसरा राजस्थानी जितनी बात होती है जातिवाद की उतनी नहीं, लेकिन एक कोई राजस्थानी का अचीवमेंट हुआ है भी खुश हो गए। हाँ बिल्कुल, गहलोत जी को खुशी तो कम से कम कांग्रेस भी खुश हो रही है। बिल्कुल उनको ये खुशी होगी कि एक आदमी, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि जो जगदीप धनखड़ जी के जो उनके रियल ब्रदर हैं वो गहलोत जी के बहुत ही निकट के सहयोगी हैं, तो उनकी खुशी, पारिवारिक खुशी निश्चित तौर पे गहलोत जी को हो रही होगी कि उनके पारिवारिक मित्र इस समय उपराष्ट्रपति हैं। तो निश्चित तौर पे राजस्थान के लिए तो प्रीति जी ये हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है, खुशी की बात है। अवधेश जी, जो आंकड़े अब तमाम सामने आए हैं और पिछली बार का एक रिकॉर्ड में कहूँ तो पिछली बार से जो प्रदर्शन रहा है, जो अभी हमें रोशन जी ने भी बताया कि किस तरह से वो जो दूरी है वोटों की सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वो और ज्यादा चौड़ी हुई है। क्या कह रहे हैं आपकी नजर में? तो जाहिर है लोकसभा और राज्यसभा में एक बड़ी शक्ति रखने वाली पार्टी